आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के कारण जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आज हम उसके बारे में जानते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न असंतोष को दूर करने के उद्देश्य से सेडिशन कमीशन की अनुशंसा पर सर सेडिशन की अध्यक्षता में एक एक्ट बना, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ था, और 1919 में वर्साय की संधि के तहत प्रथम जो विश्व युद्ध था वो समाप्त हो गया था। उसी युद्ध के समय सर सेडिसन कमीशन की अनुशंसा पर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट बना था, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर 3 वर्ष के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है वह अपने पक्ष में न अपील कर सकता है, न दलील दे सकता है, और न ही वकील रख सकता है। देखिए, जो रॉलेट एक्ट बना था उसमें इस प्रकार से प्रावधान कर दिया गया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर संदेह हो जाए कि ये व्यक्ति देशद्रोही है या राज्य के विरोधी है, तो उसको संदेह के आधार पर, केवल संदेह के आधार पर, वो व्यक्ति ने कोई भी घटना नहीं किया है या घटना का कोई साजिश नहीं किया है, क्या है, ब्रिटिश सरकार को सिर्फ संदेह हो गया कि ये व्यक्ति कर सकता है, उसके आधार पर उसे 3 वर्ष तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो न वो अपने पक्ष में अपील कर सकता है, ना वकील रख सकता है, और न ही दलील दे सकता है। तो इस प्रकार के कानून है जो रॉलेट एक्ट में बनाया गया था, जिसे रॉलेट एक्ट 1919 में इस प्रकार के कानून है जो उस समय के प्रावधान के अनुसार बनाया गया था। और इसका उद्देश्य था कि जो राष्ट्र में, जो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि चल रही थी उसको रोका जा सके, इसलिए इस प्रकार के कानून को बनाया गया था। चलिए देखते हैं आगे क्या है। वास्तव में इस एक्ट के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस कारण इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है कि देखिए, किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करती है। अभी भी संविधान में आप देख सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है जो रीट जारी करती है। 5 प्रकार के रीट होता है, उसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। और आर्टिकल 226 के तहत आपका हाई कोर्ट है जो रीट जारी करती है, उसमें भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का सिंपल सी अर्थ होता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति को, यानी कि बंदी, जिसको बंदी बनाया गया है, उस बंदी को न्यायालय के समक्ष पेश करना सह शरीर से, मतलब कि आपने उसको किस आधार पर गिरफ्तार किया है, जिसको गिरफ्तार किया उसको सह शरीर, तो उसको न्यायालय के समक्ष पेश करना, उसी को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। कि जिसको आपने बंदी बनाया है उसको किस आधार पर आपने बंदी बनाया है, वो उसको सशरीर आप न्यायालय के समक्ष पेश कीजिए, क्या वो ठीक है या नहीं है, ऐसा तो नहीं आप गिरफ्तार मनमाने तरीका से किए हैं, किस कानून के तहत किए, ये सब उसमें बताना पड़ता है बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट में। तो इसमें क्या किया गया था, रॉलेट एक्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण को समाप्त कर दिया गया था। इसमें आप अपील ही नहीं कर सकते, दलील ही नहीं दे सकते हैं। इस प्रकार से बंदी प्रत्यक्षीकरण को क्या किया गया था, रॉलेट एक्ट में समाप्त कर दिया गया था, इसलिए इसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा कि इसका वास्तविक नाम अनार्कल द रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 था। जो रॉलेट एक्ट जिसे प्रसिद्धि प्राप्त है उसका वास्तविक नाम था अनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 कहते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम हो गया था रॉलेट एक्ट। जिसका वास्तविक नाम आप ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह चलाने के उद्देश्य से 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे। यमुना लाल दास, द्वारिका दास, शंकर लाल पैनकर, उमर सुभानी, वीजी हेनीमन अन्य सदस्य थे। मदन मोहन मालवीय, विठल भाई पटेल, श्रीनिवास शास्त्री, मोहम्मद अली जीना, मौलाना मजरूल हक, जिसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है, मौलाना मजरूल हक को बिहार के गांधी कहा जाता है, ने रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। ये सब व्यक्ति है जो उस समय रॉलेट एक्ट का विरोध किए थे। इसी समय एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा कह करके संबोधित की थी। किस समय, रॉलेट एक्ट का जिस समय विरोध चल रहा था उसी समय एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा कह करके संबोधित किया था। ये एक फैक्ट है जिसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा किया गया था। इसी समय स्वामी श्रद्धानंद और सैफुद्दीन किचलू के आग्रह पर महात्मा गांधी पंजाब आए, परंतु 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को हरियाणा के पलवल नामक स्थान पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें बंबई भेज दिया गया। तो कौन सा जो महात्मा गांधी को बुलाए थे, स्वामी श्रद्धानंद और सैफुद्दीन किचलू के आग्रह पर महात्मा गांधी है
जो 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा आने के लिए प्रस्थान हुए थे, लेकिन 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल नामक स्थान से महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब नहीं आने दिया गया और महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके मुंबई भेज दिया गया था। देखिए आगे क्या घटना घटा था। 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल मलिक को अमृतसर में उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जब वह रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था? क्योंकि वो अमृतसर में रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। चलिए 10 अप्रैल 1919 को उन दोनों नेताओं को गिरफ्तार के विरोध में उग्र भीड़ के द्वारा शेरवुड नामक महिला को घायल कर दिया जब वह ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। सर्जेंट रॉलेट की हत्या कर दी। पंजाब में इस विषम परिस्थिति से निपटने के उद्देश्य से पंजाब के उपराज्यपाल माइकल ओ डायड के द्वारा मार्शल लॉ लागू किया गया तथा पूरे पंजाब में धारा 144 लागू कर दी गई थी। देखिए दो नेता थे जिनको 9 अप्रैल 1919 को सैफुद्दीन किचलू एवं सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और जब सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उनके गिरफ्तार के विरोध में अगले ही दिन क्या हुआ था कि एक जो नेता को जो गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके विरोध में कि हमारे नेता को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया था, एक जो भीड़ है जो रोड पर उतरी प्रदर्शन करने के लिए 10 अप्रैल 1919 को जब भीड़ रोड पर उतरी थी नेता के गिरफ्तारी के विरोध में, उसी समय शेरवुड नामक महिला थी जो ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी। लोगों ने आक्रोश में आकर के उन पर हमला किया और वो महिला घायल हो गई थी। और सर्जेंट रॉलेट जिन्होंने रॉलेट एक्ट बनाने की जो अध्यक्षता की थी उनको उसी दिन लोगों ने हत्या कर दिया। और उस दिन पंजाब के जो उपराज्यपाल थे माइकल ओ डायड के द्वारा जो स्थिति था पंजाब के उसके आधार पर वहां 144 धारा लगा दी गई थी और मार्शल लागू कर दिया गया था। देखिए जब धारा 144 लागू होता है तो आप उस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति दो या दो से ज्यादा एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकता है। मार्शल लॉ का सिंपल सी अर्थ वही होता है 144 का, धारा 144 का। जो पुराना हमारा जो आईपीसी था उसमें धारा 144 था। अब जो नया बीएनएसएस आया उसमें धारा 167 के तहत जो दो या दो से अधिक व्यक्ति जब 167 धारा बीएनएसएस के लागू रहता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नहीं रह सकते। वही धारा 144 में था कि 2 या 2 से भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकता जब धारा 144 लागू रहती है। तो पंजाब में पूरे पंजाब में धारा 144 लागू कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट घटना देखते क्या होता है। देखिए अब यहाँ से क्या होता है, ये घटना तो वहां तक सिमट गई। अब इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है रॉलेट एक्ट के विरोध के कारण ही। देखिए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाख पूर्णिमा के दिन अमृतसर के जलियांवाला में बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ था। उस सभा को हंसराज संबोधित कर रहा था जो बाद में सरकारी गवाह बन गया। देखिए सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक के जो गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ था कि लोगों ने मतलब एकजुट होकर के एक सभा का आयोजन किया। उस 13 अप्रैल 1919 को उस दिन क्या था कि बैसाख पूर्णिमा का दिन था और अमृतसर के जलियांवाला बाग एक निजी एक गार्डन था, एक बगीचा था जो निजी स्वामित्व का था और वहां पर सभी लोग बैठ करके एक सभा का आयोजन कर रहे थे। उस सभा को उस समय संबोधित कर रहे थे हंसराज नाम के एक व्यक्ति थे। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था उसके बाद वो हंसराज नाम के व्यक्ति था, वो लोभ के कारण क्या हुआ था कि भारतीयों के खिलाफ ही उसने मतलब एक तरह से बयान दिया था। अंग्रेज के पक्ष में हंसराज जो बयान बाद में दिया था। देखिए आगे क्या है कि उसी सभा स्थल पर आर डायड ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी। सरकारी रिपोर्ट जिसका नाम रेवन था, आप याद रखेंगे सरकारी रिपोर्ट जिसका नाम क्या था, रेवन रिपोर्ट था, के अनुसार 379 लोग मारे गए जबकि गैर सरकारी आंकड़े के अनुसार मरने वालों की संख्या हजारों से ऊपर थी। इस हत्याकांड के बाद CF एंड्रयूज जिसे दीनबंधु के नाम से जाना जाता है, उन्होंने कहा था कि ये जो हत्या की गई है ये क्रूर हत्या है, जानबूझकर की गई हत्या है। देखिए जब गोली चला था तो बिना चेतावनी के चलाया गया था। तो उस समय क्या हुआ, जब बहुत सारे लोग हैं जो एक कुआं था बगीचा में, कुआं में कूदने लगे, बहुत सारे लोग भगदड़ मच गई थी जिसकी वजह से मर गए। सरकारी रिपोर्ट जो इसका नाम था रेवन, उसमें आया था कि 379 लोग सिर्फ मारे गए हैं। और एक व्यक्ति हैं जो गांधी जी के काफी मित्र रहे हैं, मतलब करीबी रहे हैं गांधी जी के, CF एंड्रयूज, जिसे प्यार से गांधी जी ने उन्हें दीनबंधु कहा था। दीनबंधु का अर्थ होता है कि गरीबों का मित्र। उन्होंने कहा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई जानबूझ की एक क्रूर हत्या है। ये कोई घटना छोटी नहीं है, बहुत बड़ी घटना है और ये प्लानिंग के साथ किया गया है। इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में क्या हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर ने
नाइटहुड की उपाधि लौटा दी तथा शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे। ये घटना है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारतीयों के द्वारा प्रतिक्रिया की गई थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर है जो नाइटहुड की उपाधि लौटा दिए और शंकर नायर है जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे। अब क्या है, देखिए हंटर कमेटी बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ है उसी के जांच के उद्देश्य से हंटर कमेटी बनाया गया था। हंटर कमेटी है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के उद्देश्य से हंटर कमेटी बनाई गई। 28 मई 1920 को हंटर कमेटी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विद्रोह की संज्ञा दी। देखिए इसमें सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार को गलती नहीं ठहराया। ये जो हंटर कमेटी था इसने कहा कि वहां पर एक विद्रोह हो गया था, लोग है जो भागने लगे थे जिसके वजह से एक दूसरे को कुचल दिए, ये मतलब लोगों की गलती है। आगे देखिए क्या बताया, जनरल ओ डायड को निर्दोष करार करते हुए मान की तलवार की उपाधि दी। एक तलवार की उपाधि दिया गया, मान की तलवार की उपाधि दिया गया था। आर डायड को नौकरी से हटा दिया गया। जबकि आर डायड इंग्लैंड पहुंचे तो मॉर्निंग पोस्ट नामक समाचार पत्र ने उसे 30,000 पाउंड इनाम में दिया। ओ डायड को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक कहा था। इतना घटना घटने के बाद भी ओ डायड को लोगों ने, वहां की इंग्लैंड की जनता ने उसे मतलब गलत नहीं बताया, बताया कि ये अच्छा काम करके आया है। और उसको देखिए एक मॉर्निंग पोस्ट नामक समाचार पत्र थी, वो 30,000 पाउंड का इनाम भी दिया था। कितनी क्रूर शासन थी आप इस बात से समझ सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने ब्रिटिश साम्राज्य को संरक्षक कहा था, तो इस प्रकार से क्रूरता की उन्होंने हद की थी। हंटर कमेटी में 5 अंग्रेज तथा 3 भारतीय थे, यानी कि टोटल 8 सदस्य थे। आप समझ सकते हैं अगर 5 अंग्रेज होंगे और 3 भारतीय होंगे तो भारतीयों का नहीं चला होगा, अंग्रेज जो चाहे होंगे वही रिपोर्ट बनाए होंगे। 3 भारतीय कौन थे, सर चिमन लाल सितलवार, शाहबाज सुल्तान अहमद, जगत नारायण, ये 3 व्यक्ति भारतीय थे और 5 अंग्रेज थे। अंग्रेज ने जो चाहा वही रिपोर्ट आया था, भारतीयों की इसमें नहीं चली थी। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी ने हंटर कमेटी के रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना निर्जल सरकारी नीपा पोती कहा। गांधी जी ने केसर ए हिंद, जूलू पदक, बोअर युद्ध पदक वापस लौटा दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में चिमन द्वीप के नेतृत्व में डंडा फौज का गठन किया गया। हंटर कमेटी के विरोध में पंजाब कांग्रेस कार्य कमेटी ने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में तहकीकात कमेटी का गठन किया तथा ओ डायड को पूरी तरह दोषी ठहराया था। तो देखिए भारतीय के द्वारा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो समिति बनाया गया था उसे तहकीकात समिति कहते हैं और उसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। जब मदन मोहन मालवीय इनके भारतीयों का जब रिपोर्ट आया इसमें बताया गया कि ओ डायड पूरी तरह दोषी है क्योंकि गोली चलाने का आदेश है इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट की जो घटना है जिसे हम आज समझे हैं, तो आज के लिए यही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।